एक बार गलती हो जाए तो उसे किस्मत कहा जा सकता है, लेकिन जब वही गलती बार बार दोहराई जाए तो सवाल किस्मत पर नहीं तैयारी पर उठता है। श्रीलंका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहली पारी में 290 रन फॉलो ऑन, और फिर दूसरी पारी में भी दबाव के सामने वही पुरानी कमजोरी। भारत ने 503 पर पारी घोषित की और श्रीलंका को 213 रन पीछे छोड़ दिया। पहली पारी में श्रीलंका की बल्लेबाजी लड़खड़ाई और दूसरी पारी में जब वापसी का सबसे बड़ा मौका मिला तब भी भारतीय गेंदबाजों के सामने उसे अपनी कमियों से ही लड़ना पड़ा। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि श्रीलंका 290 पर क्यों ऑल आउट हुआ, असली सवाल यह है कि 290 के बाद भी टीम ने सीखा क्या। डे 4 की तस्वीर श्रीलंका के लिए बेहद दिलचस्प भी है और चिंताजनक भी। पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट होने के बाद उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। भारत ने 503 घोषित करके ऐसा दबाव बनाया था जिसमें श्रीलंका को सिर्फ रन नहीं बनाने थे बल्कि अपनी बल्लेबाजी की मानसिकता भी बदलनी थी। पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष दिखाया, लेकिन टीम अभी भी मैच की पकड़ भारत से वापस लेने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी। पहली पारी की सबसे बड़ी गलती, शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदलना। श्रीलंका की पहली पारी को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट यह था कि टीम के पास टिकने वाले बल्लेबाज तो आए, लेकिन इनिंग्स बिल्डिंग मेंटालिटी लगातार दिखाई नहीं दी। 290 रन अपने आप में बहुत छोटा स्कोर नहीं लगता, लेकिन जब सामने वाली टीम 503 बनाकर पारी घोषित करे तो वही 290 रन बेहद छोटे दिखाई देने लगते हैं। श्रीलंका को यहां सिर्फ विकेट बचाने की जरूरत नहीं थी, उसे कम से कम 1 या 2 बड़ी साझेदारियां बनानी थी ताकि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। और यही वो जगह थी जहां श्रीलंका पीछे रह गया। सोनल डिनुशा का 103 और पसिंडू सूर्या बंदारा का 80 जैसी पारियां यह साबित करती हैं कि पिच पर रन बनाना असंभव नहीं था। समस्या यह थी कि इन व्यक्तिगत योगदानों को टीम के बड़े स्कोर में लगातार नहीं बदला जा सका। टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज का 50 या 80 बनाना अच्छी बात है, लेकिन जब बाकी बल्लेबाज उसी स्तर की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो पारी टीम को बचाने के बजाय सिर्फ स्कोर कार्ड को थोड़ा बेहतर करती है। दूसरी बड़ी गलती, साझेदारियां टूटती रहीं। टेस्ट क्रिकेट में अकेला बल्लेबाज मैच नहीं जीतता, आपको कम से कम 2 बल्लेबाजों का लंबे समय तक साथ देना पड़ता है। भारत ने अपनी पहली पारी में यही किया। पडिक्कल, गिल, जुरेल और दूसरे बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को लगातार मैदान पर रखा और 500 के पार का स्कोर खड़ा किया। इसके उलट श्रीलंका की पहली पारी में जब भी कोई बल्लेबाज थोड़ा जमता दिखा, उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। यही टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीख है। सेट होना और स्कोर करना 2 अलग चीजें हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज कई बार सेट दिखे, लेकिन सेट होने के बाद ऑपोजिशन को तोड़ने वाली पारी नहीं खेल पाए। तीसरी समस्या, भारतीय गेंदबाजों को लगातार मौके देना। भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंका की कमजोरियों को अच्छी तरह पढ़ा। प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथर ने पहली पारी में 3-3 विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी को लगातार झटके दी, लेकिन यहां श्रीलंका के बल्लेबाजों की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको पता है कि भारत के पास पेस और स्पिन दोनों के विकल्प हैं, तो आपको अपनी बैटिंग प्लान पहले से तैयार करनी होगी। कहां अटैक करना है, कहां सिर्फ डिफेंड करना है, किस गेंद को छोड़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब अपना नेचुरल गेम रोककर सर्वाइवल मोड में जाना है। यही टेस्ट क्रिकेट का असली इम्तिहान है। श्रीलंका कई मौकों पर ऐसा लगा जैसे वो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ गेंद को देखने के बजाय परिस्थिति के खिलाफ लड़ रहा हो। फिर आया फॉलो ऑन और यही असली परीक्षा शुरू हुई। पहली पारी में 290 पर आउट होने के बाद श्रीलंका के सामने सबसे बड़ा मानसिक दबाव था। भारत ने 503 घोषित किया था, यानी श्रीलंका को दूसरी पारी में सिर्फ रन नहीं बनाने थे, बल्कि पहली पारी की असफलता का जवाब भी देना था। फॉलो ऑन अक्सर बल्लेबाजी करने वाली टीम के दिमाग में एक अतिरिक्त दबाव पैदा करता है। आप जानते हैं कि आप पीछे हैं, आप जानते हैं कि विपक्षी टीम के पास मैच जीतने का पूरा मौका है, आप जानते हैं कि एक और कोलैप्स मैच को तुरंत खत्म कर सकता है। और ऐसे समय में बैटिंग टेक्निक से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मेंटल डिसिप्लिन। श्रीलंका ने दूसरी पारी में कुछ हद तक बेहतर कैरेक्टर जरूर दिखाया। पसिंडू सूर्या बंदारा और कमिंडू मेंडिस जैसे बल्लेबाजों ने टीम को संभालने की कोशिश की। बाद में लोअर ऑर्डर ने भी भारत को परेशान किया। उपलब्ध स्कोर कार्ड के अनुसार बारिश के कारण खेल रुकने तक श्रीलंका 229 तक पहुंच चुका था और पहली पारी के बाद मिले बड़े घाटे के बाद अब 16 रन आगे था। यानी दूसरी पारी में तस्वीर पहली पारी से बेहतर जरूर हुई, लेकिन यह वापसी अभिजीत की स्थिति नहीं थी। श्रीलंका ने दूसरी पारी में क्या बेहतर किया, यह कहना गलत होगा कि श्रीलंका ने दूसरी पारी में कुछ नहीं सीखा। असल में कुछ चीजें स्पष्ट रूप से बेहतर दिखी।
पहली, लंबे समय तक क्रीज पर टिकने की कोशिश। दूसरी, लोअर ऑर्डर ने रेजिस्टेंस दिखाया। तीसरी, श्रीलंका ने भारतीय गेंदबाजों को आसान विकेट देने की बजाय कुछ समय तक उन्हें मेहनत करने पर मजबूर किया। सोनल डिनोशा की लगातार प्रभावशाली बल्लेबाजी इस सीरीज में श्रीलंका के लिए सबसे सकारात्मक संकेतों में से एक है। दूसरी पारी में भी श्रीलंका के बल्लेबाजों ने समय बिताकर भारत के लिए मैच को थोड़ा लंबा जरूर किया, लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल है, अगर यही पेशेंस पहली पारी में भी दिखाई देती तो क्या श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलना पड़ता? शायद नहीं। असली सवाल, क्या श्रीलंका ने पहली पारी से कुछ सीखा? मेरे हिसाब से यही इस पूरे मैच की सबसे बड़ी कहानी है। श्रीलंका ने दूसरी पारी में फाइट बैक जरूर किया, लेकिन पहली पारी की गलतियों से पूरी तरह बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। टेस्ट मैच में आपको सिर्फ ऑपोजिशन की गेंदबाजी नहीं खेलनी होती, आपको स्कोरबोर्ड प्रेशर, मैच सिचुएशन, सेशन की इंपॉर्टेंस और अपनी टीम की स्थिति भी खेलनी होती है। पहली पारी में अगर आप 290 पर ऑल आउट होते हैं और फॉलो ऑन मिलता है, तो दूसरी पारी में आपकी बैटिंग अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। हर बल्लेबाज को खुद से कहना चाहिए, अब मेरा विकेट सिर्फ मेरा विकेट नहीं है, यह पूरी टीम की उम्मीद है। यही माइंडसेट दूसरी पारी में श्रीलंका से ज्यादा दिखाई देना चाहिए था। श्रीलंका की सबसे बड़ी कमी, बड़े मौके को बड़ी पारी में बदलना। इस टेस्ट में श्रीलंका के पास कई छोटे छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स आई। किसी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की, किसी ने 50 बनाया, किसी ने शतक लगाया, लोअर ऑर्डर ने समय बिताया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये छोटे मोमेंट्स तभी बड़ी उपलब्धि बनते हैं जब पूरी टीम उन्हें जोड़कर एक बड़ा रिजल्ट बनाए। भारत ने यही किया। भारत ने 503 बनाकर विपक्ष को स्कोरबोर्ड के नीचे दबा दिया। वहीं श्रीलंका 290 पर सिमट गया। यही अंतर है। भारत ने अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदला, श्रीलंका अपनी अच्छी शुरुआतों को बड़ी साझेदारियों में नहीं बदल पाया। और यही श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा सबक है। श्रीलंका को अब यह समझना होगा कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, उनके पास बल्लेबाजें हैं, उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो 50 और 100 बना सकते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको यह भी सीखना पड़ता है कि 100 को 150 कैसे बनाना है, 50 को 100 कैसे बनाना है, और 20 रन की साझेदारी को 80 रन की साझेदारी में कैसे बदलना है। पहली पारी में यही कमी सबसे ज्यादा दिखाई दी। दूसरी पारी में रेजिस्टेंस आया, लेकिन रेजिस्टेंस और डोमिनेंस में बहुत फर्क होता है। श्रीलंका ने भारत को परेशान जरूर किया, लेकिन भारत को मैच की कमांड से बाहर नहीं कर पाया। डे 4 पर भारत की गेंदबाजी को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो मैं कहूंगा, काम पूरा करने वाली गेंदबाजी, लेकिन अभी परफेक्शन बाकी है। क्योंकि भारत ने जो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा था वो पूरा किया। श्रीलंका को 304 से नीचे रोककर फॉलो ऑन का रास्ता साफ किया। श्रीलंका 290 पर ऑल आउट हुआ और भारत ने 213 रन की बढ़त के बाद फॉलो ऑन लागू किया। प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने पहली पारी में 3-3 विकेट लिए, जबकि डेब्यूटांट सरंश जैन ने आखिरी 2 विकेट लेकर इनिंग्स खत्म की। पहली पारी में भारत की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत लगातार दबाव। भारत की बॉलिंग का सबसे बड़ा पॉजिटिव यह रहा कि उसने श्रीलंका को कभी भी पूरी तरह खुलकर खेलने नहीं दिया। श्रीलंका की तरफ से सोनल डिनोशा ने शानदार 103 रन बनाए और पसिंधु सूर्यबंधारा ने 80 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसका मतलब यह है कि श्रीलंका पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ था। उसके कुछ बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन भारत की बॉलिंग यूनिट ने एक बल्लेबाज के अच्छे प्रदर्शन को पूरी टीम की बड़ी पार्टनरशिप में बदलने नहीं दिया। यही टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी बॉलिंग की निशानी है। आप हर गेंद पर विकेट नहीं लेते, लेकिन आप बल्लेबाज को लगातार यह एहसास जरूर दिलाते हैं कि एक गलती और तुम वापस पवेलियन में। भारत ने यही प्रेशर बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे बड़ा बॉलिंग पॉजिटिव। इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने पहली पारी में 3 विकेट लिए और दूसरी पारी में भी कमिंडू मेंडिस का महत्वपूर्ण विकेट निकाला। दूसरी पारी में उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद से मेंडिस को पुल खेलने पर मजबूर किया और शुभमन गिल ने कैच पूरा किया। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह बॉलिंग इंटेलिजेंस का उदाहरण था। जब बल्लेबाज क्रीज पर जम चुका हो और उसे लगातार कन्वेंशनल लाइन पर आउट करना मुश्किल हो, तब बॉलर को अपनी लेंथ बदलनी पड़ती है। प्रसिद्ध ने वही किया और यही चीज आने वाले मैचों के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। भारत के पास सिर्फ एक तरह की गेंदबाजी करने वाला अटैक नहीं है, वो परिस्थितियों के हिसाब से लेंथ और एंगल बदल सकता है। मानव सुथार प्रेशर बॉलिंग का दूसरा बड़ा चेहरा। दूसरी तरफ मानव सुथार ने स्पिन डिपार्टमेंट में शानदार भूमिका निभाई। पहली पारी में उनके 3 विकेट भारत को श्रीलंका के लोअर और मिडिल ऑर्डर के खिलाफ ब्रेक थ्रू दिलाने में बेहद अहम रहे। यहां सुथार की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने सिर्फ विकेट लेने के लिए गेंद नहीं डाली, उन्होंने बल्लेबाज को लगातार खेलने पर मजबूर किया। स्पिनर का असली काम सिर्फ टर्न पैदा करना नहीं होता,
कई बार उसका काम होता है बल्लेबाज को एक ही शॉट बार बार खेलने के लिए मजबूर करना, फिर उसी प्रेशर से मिस्टेक निकालना। भारत ने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सारांश जैन डेब्यू पर दबाव में बड़ी जिम्मेदारी भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉजिटिव रहा। सारांश जैन पहली पारी के आखिर में जब श्रीलंका के आखिरी विकेट भारत को परेशान कर रहे थे, तब जैन ने अंतिम 2 विकेट निकालकर इनिंग्स को बंद किया। यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कई बार टैलेंडर्स 20-30 रन जोड़कर पूरी मोमेंटम बदल देते हैं। और भारत की गेंदबाजी में यह एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां कभी कभी ऑपोजिशन लोअर ऑर्डर जरूरत से ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। इस बार भारत ने अंततः उस रेजिस्टेंस को खत्म किया। हालांकि यही एक सुधार की जरूरत भी दिखाई देती है। भारत की गेंदबाजी में सबसे बड़ा सुधार कहां चाहिए? लोअर ऑर्डर को जल्दी खत्म करना। श्रीलंका की पहली पारी में आखिरी 3 जोड़ियों ने काफी रेजिस्टेंस दिया और सोनल डिनुशा ने 103 तक पहुंचकर भारतीय अटैक को लंबा इंतजार कराया। रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका की आखिरी 3 पार्टनरशिप्स ने 40 से ज्यादा ओवर्स तक टिककर रेयर रेजिस्टेंस दिया। इसका मतलब साफ है, भारत ने मैच पर नियंत्रण रखा, लेकिन हर बार ऑपोजिशन की टेल को जल्दी खत्म नहीं किया। अगर यही चीज किसी मजबूत टीम के खिलाफ हुई तो वही 40-50 एक्स्ट्रा रन्स मैच की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए भारत को आगे एक बात पर खास काम करना होगा। टेल को रिस्पेक्ट करो, लेकिन उसे सर्वाइव मत करने दो। दूसरी पारी में असली परीक्षा। फॉलो ऑन के बाद श्रीलंका के पास सिर्फ एक विकल्प था, बल्लेबाजी करके मैच को जितना संभव हो उतना लंबा खींचना। और दूसरी पारी में श्रीलंका ने पहली पारी की तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन भारत की बॉलिंग ने फिर भी 6 विकेट निकाल दिए। श्रीलंका के पास अब 4 विकेट हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं कि ये 4 विकेट कितने रन बनाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये 4 विकेट भारत से मैच छीन सकते हैं। 290 पर पहली पारी खत्म, फॉलो ऑन दूसरी पारी में 229 छा और बढ़त सिर्फ 16 रन की। श्रीलंका अभी भी उस जगह खड़ा है जहां एक गलती पूरा मैच खत्म कर सकती है। दूसरी तरफ भारत के सामने सिर्फ 4 विकेटों का दरवाजा है, लेकिन इस मैच में एक और खिलाड़ी है जिसे दोनों टीमें नहीं भूल सकती, बारिश। डे 5 पर अगर भारत ने शुरुआत के घंटों में श्रीलंका की पारी खत्म कर दी तो मैच उसके हाथ में होगा, लेकिन अगर ये 4 विकेट टिक गए तो यही छोटी सी बढ़त अचानक एक बड़ी दीवार बन सकती है। श्रीलंका के लिए डे 5 अब सिर्फ एक ही मिशन। श्रीलंका के लिए डे 5 की शुरुआत बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला लक्ष्य पहले सेशन में विकेट बचाना। इस समय श्रीलंका 229 छह है और उसके पास सिर्फ 16 रन की बढ़त है। क्रीज पर केशारा नुवांथा और सोनल डिनुशा हैं। यानी अगर भारत सुबह जल्दी 2 विकेट निकाल देता है तो श्रीलंका की पूरी पारी तुरंत खत्म हो सकती है। इसीलिए श्रीलंका को शुरुआत से ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, उसे सर्वाइवल क्रिकेट खेलना होगा। हर गेंद को बाउंड्री मारने की कोशिश नहीं, हर ओवर में रन बनाने की कोशिश नहीं, हर गेंद पर शॉट लगाने की कोशिश नहीं। इस समय श्रीलंका के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है टाइम। उसे भारत के गेंदबाजों से समय छीनना है। श्रीलंका को कितनी बढ़त चाहिए, यहां सबसे बड़ा टैक्टिकल सवाल है। श्रीलंका कितने रन की लीड लेकर भारत को बल्लेबाजी के लिए उतारना चाहेगा। अगर वो सिर्फ 30-40 रन की बढ़त बनाकर ऑल आउट हो जाता है तो भारत के लिए लक्ष्य बेहद छोटा रहेगा। अगर वो 60-70 रन तक पहुंचता है तो कम से कम मैच में थोड़ी अनसर्टेनिटी पैदा होगी। लेकिन अगर किसी तरह श्रीलंका एक 100+ की बढ़त बना लेता है, तभी भारत के सामने वास्तविक चेस प्रेशर आ सकता है। इसीलिए श्रीलंका को अब स्कोरबोर्ड देखकर घबराना नहीं है, उसे हर विकेट की कीमत समझनी होगी। 4 विकेट इगवस 4 मौके नहीं, 4 आखिरी जीवन है। सोनल डिनुशा की भूमिका सबसे अहम। सोनल डिनुशा के लिए डे 5 की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहली पारी में 103 रन बनाने के बाद वो दूसरी पारी में भी अंत तक टिके हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि वो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ लंबे समय तक टिकने की क्षमता दिखा चुके हैं। लेकिन अब उन्हें एक और भूमिका निभानी होगी, सिर्फ रन बनाना नहीं, दूसरे बल्लेबाजों को सरवाइव करवाना। अगर वह 30-40 और रन बना लेते हैं और दूसरी तरफ से कोई बल्लेबाज 20-25 रन जोड़ देता है तो अचानक श्रीलंका की लीड 60-70 के पार जा सकती है। और टेस्ट क्रिकेट में 70 रन का चेस कभी कभी एक 170 रन जैसा महसूस होता है, खासकर तब जब बारिश लगातार मैच में हस्तक्षेप कर रही हो। श्रीलंका को क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली गलती होगी बिना जरूरत अटैकिंग शॉट्स खेलना। दूसरी गलती होगी भारत के स्पिनर्स के खिलाफ जल्दबाजी। तीसरी गलती होगी 1 विकेट गिरने के बाद पैनिक बैटिंग। मान लीजिए सुबह पहला विकेट गिरता है,
उसके बाद नया बल्लेबाज अगर पहली 10-15 गेंदों में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करता है तो भारत को वही चाहिए होगा। भारत इस समय प्रेशर में नहीं है, श्रीलंका प्रेशर में है, इसलिए भारत को विकेट लेने के लिए ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ गेंद सही जगह डालता रहेगा और श्रीलंका से गलती करवाने की कोशिश करेगा। अब भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत के लिए डे 5 का पहला लक्ष्य बेहद सरल है, 4 विकेट। लेकिन उन्हें सिर्फ 4 विकेट नहीं चाहिए, उन्हें ये 4 विकेट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। क्यों? क्योंकि बारिश इस मैच का सबसे बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर बन चुकी है। डे 4 पर बारिश के कारण खेल समय से पहले खत्म हुआ और श्रीलंका 229 छह पर दिन समाप्त कर सका। इसलिए भारत को अगर मैच जीतना है तो सुबह से ही अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरना होगा। भारत के लिए पहला घंटा निर्णायक होगा। भारत को शुरुआत में अपने सबसे प्रभावी बॉलर्स इस्तेमाल करने चाहिए। एक तरफ पेस से प्रेशर, दूसरी तरफ स्पिन से कंट्रोल और फील्ड ऐसी कि बल्लेबाज को हर रन के लिए रिस्क लेना पड़े। यहां भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे श्रीलंका से ज्यादा रन बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ विकेट चाहिए। इसलिए भारत को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर श्रीलंका 40-50 रन और जोड़ भी लेता है तब भी भारत के पास मैच जीतने का मौका रहेगा। लेकिन अगर इंडिया शुरुआती 5-10 ओवर्स में 2 विकेट निकाल देता है तो पूरा मैच एकदम बदल जाएगा। भारत को एक और गलती से बचना होगा, एक्स्ट्रा रन्स। डे 5 पर भारत को डिसिप्लिन की जरूरत होगी। नो बॉल्स नहीं, वाइड नहीं, अनावश्यक ओवर थ्रोज नहीं और खासकर स्पिनर्स को ओवरस्टेप से बचना होगा। डे 4 की रिपोर्टिंग में भारतीय स्पिन अटैक के नो बॉल्स को लेकर भी चिंता सामने आई थी। टेस्ट स्तर पर ऐसे अनफोर्स्ड एरर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खासकर तब जब बारिश के कारण हर ओवर की कीमत बढ़ जाती है। भारत को श्रीलंका को मुफ्त के रन नहीं देने।